नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं सुषमा चौबे आपको गाइड करूंगी पॉलिटिकल साइंस के लिए कि कैसे आपको CUET PG जो है वो क्रैक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में, तो मैंने अपना BA और MA जो है वो पॉलिटिकल साइंस से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और अभी 2 सालों से मैं ऑनलाइन जो है वह प्रिपरेशन की तैयारी करवा रही हूँ। प्रिपरेशन कौन सी? MA की जो प्रिपरेशन है, MA एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसकी। पहले BHU का जो सेपरेट एग्जामिनेशन होता है था उसमें भी कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिसकी मैंने प्रिपरेशन कराई है। एंड सेकेंड जो है, जब CUET PG का एग्जामिनेशन NTA के द्वारा करवाया गया तब भी मैंने प्रिपरेशन करवाया है एंड काफ़ी भारी मात्रा में जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। एंड राइट नाउ अभी भी जो ये मेरा 3rd ईयर है, तो सभी बच्चे पूछ रहे थे कि मैं कब पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, कब मेरा कोर्स आएगा या मेरा अलग से कोर्स आएगा। तो कुछ बच्चों ने सजेस्ट भी किया कि आप मालवीय एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। एंड बच्चों, मैं यहाँ पे हूँ, मैं मालवीय एकेडमी ज्वाइन कर लिया है मैंने और कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है। तो जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है अब पता चल गया होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। NTA ने लास्ट ईयर जब CUET PG करवाया तो सिलेबस हमारा चेंज किया, ठीक है। फुली सभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके लिए कॉमन सिलेबस लगाया। तो उस सिलेबस के हम 2 पार्ट्स में करके उसको पढ़ेंगे, ठीक है, या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट काफ़ी थोड़ा नॉर्मल है, हर जगह हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, पर उसका सेकेंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं रखनी है, क्या छोड़ देनी है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, उससे पहले ध्यान रख लीजिए कि आपका पेपर कोड, ठीक है, पेपर कोड आपका क्या है? PGQP42, यानी पॉलिटिकल साइंस का ये आपका पेपर कोड है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब भी आपको इस पेपर कोड को ध्यान रखना है। जब आपकी एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी तब भी आपको इस पेपर कोड को ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तब भी आप उस पेपर कोड को ध्यान में रखेंगे। और जब तक आपका फुल एडमिशन हो नहीं जाता, इस पेपर कोड को रट लीजिए, याद रख लीजिए। पेपर कोड PGQP42 पॉलिटिकल साइंस। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज CUET? CUET है आपका एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो एक साथ उन सभी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक साथ होता है, ठीक है। और इनको करवाता कौन है? वो लास्ट ईयर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें BHU, JNU और इस साल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, पॉलिटिकल साइंस में आपका DU ने भी NTA को, यानी CUET PG जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है उसमें वो शामिल हो चुका है। लास्ट ईयर नहीं था तो लास्ट ईयर आप लोगों को अलग से उसका एग्जामिनेशन देना पड़ा, पर इस साल DU भी ज्वाइंट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पार्ट A सिलेबस की। अब पार्ट A किस लिए, ठीक है, पार्ट A क्यों हम लोग इसको बोलेंगे? क्योंकि पार्ट A मोस्टली हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पार्ट A में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफी हो, मॉडर्न थॉट्स हो, या फिर आपके आप जान लीजिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, तो वो भी आपका हर जगह पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, बस कुछ न्यू थिंकर्स हैं जिनको कि हम पढ़ेंगे और इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन। दर्शन क्या होता है, दर्शन कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे ख़त्म होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल का, उसको हम लोग देखते हैं। तो शुरू होता है आपका प्लेटो से। प्लेटो से स्टार्ट होके ये ख़त्म कहाँ पे होता है? जनरली कार्ल मार्क्स तक पहले आता था, बट इस साल आपका जॉन रॉल्स को भी ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। एंड जॉन रॉल्स से इस साल काफ़ी सवाल बने हैं, तो इसको तो हमको अच्छे से पढ़ना है। जॉन रॉल्स से बने हैं, फिर लॉक से बने हैं, रूसो से बने हैं, एंड एरिस्टोटल की बुक्स एंड प्लेटो की बुक्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा सबको।
अगर नहीं होगा तो बताइएगा। अब नेक्स्ट हमारा है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो इसमें फर्स्ट है हमारे राम मोहन रॉय, यानी राजा राम मोहन रॉय, जिनकी फिलॉसफी काफ़ी उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी बनाई, कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उनके सामने, हम सभी जानते हैं कि वो जमींदार थे, जो नहीं जानते वो जान लीजिए, और उन्होंने उस टाइम पे किस तरीके से सती प्रथा का विरोध किया, वुमेन एजुकेशन को आगे बढ़ाया। तो इन सब चीज़ों को लेके अभी इस साल एनटीए ने उनको इसमें ऐड किया है। इससे पहले राजा राम मोहन के रॉय के बारे में नहीं कुछ, मतलब जनरली कॉमन यूनिवर्सिटीज़ में जो है, कॉमन यानी जो अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ नहीं पढ़ाया जाता था, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में ही होता था। गांधी, ठीक है, गांधी जी की जो ओशनिक थ्योरी है, ठीक है, ओशनिक थ्योरी क्या है, अब यहाँ पे हम सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ओशनिक थ्योरी में गांधी जी बताते हैं कि कैसे आपका जो व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, वो कैसे होनी चाहिए। तो निचले स्तर से, यानी ग्राम लेवल से शुरू होके, गांव से शुरू होके हम ऊपर यानी शहरों तक पहुँचेंगे, ये इनकी सोच थी गांधी जी की। तो पिछले साल ये सवाल आया है कि ओशनिक थ्योरी किसने दी है, तो वो गांधी जी ने दी है। अंबेडकर सर से जो सवाल आए हैं वो है उनकी बुक्स से लेके हुवर शूद्रास। तो कौन इसके लेखक है? अंबेडकर। जैसे कि हम जानते हैं बी आर अम्बेडकर साहब एक दलित प्रजाति से आते थे और उन्होंने आगे, उनको क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था। तो कैसे उन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करके अपना एक खुद का व्यक्तित्व बनाया, और आज अगर देखा जाए तो सबसे उस समय में सबसे अधिक डिग्रियां इन्हीं के पास थी, और एक विपक्ष अपोजिशन के पार्टी में होते हुए भी इन्हें गांधी जी ने सामने से ऑफर दिया कि आप आइए, आप हमारे संविधान को बनाइए। तो एक ऐसे शख्सियत के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। सावरकर साहब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वीडी सावरकर। इनकी बुक है हिंदुत्व का सवाल जो है वो कॉमन है। सावरकर से अगर सवाल जो आएगा वो हिंदुत्व से ही आएगा, उनकी बुक है। उनकी एक और किताब है जिसके बारे में हम लोग क्लास में बात करेंगे। तो वो किताब भी उस टाइम पे बैन कर दी गई थी, तो उस किताब को भी हम लोग कंसिडर करेंगे जनरली, और इनकी जो थ्योरी है हिंदुत्व की उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन कौटिल्य मोस्टली हर एक जगह पढ़ाया गया होगा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत। तो कौटिल्य में जो इम्पॉर्टेंट है वो है इनका सप्तांग सिद्धांत। इनका जो सप्तांग से है, राज्य के जो सिद्धांत हैं या राज्य के कितने तत्व हैं उनसे जनरली सवाल आते हैं। इनकी मंडल थ्योरी, जो मंडल सिद्धांत क्या था, वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर सप्तांग से पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, जो थर्ड पेपर की पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें फर्स्ट आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की अवधारणाएं। तो हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता की अवधारणाओं में सबसे ज़्यादा अधिकतर नाम किसका आता है, बताइए। चलिए, कमेंट बॉक्स में जिनको पता है कि लिबर्टी का जब भी हम नाम लेंगे, स्वतंत्रता का जब भी हम लोग नाम लेंगे, तो किसका नाम सबसे पहले आता है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। इक्वालिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, संप्रभुता, नागरिकता और जेंडर, ठीक है, डेमोक्रेसी, मानवाधिकार, राज्य और समकालीन मुद्दे, ठीक है, समकालीन मुद्दे, एंड यहाँ पे आ गया आपका नारीवाद विचारधारा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी हम लोग पढ़े हैं, समानता पढ़े हैं, जस्टिस पढ़े हैं, सोजनिटी पढ़े हैं, सिटीजनशिप एंड जेंडर भी पढ़े हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। पर यहाँ पे जब हम समकालीन मुद्दों की बात आती है, समकालीन मुद्दे आज के टाइम पे क्या चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से एनटीए ने काफ़ी सवाल पूछे हैं और वहाँ पे जाके बच्चे अटके हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो कंटेम्प्रेरी के जो सवाल है वो काफ़ी आए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर ले मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है,
मल्टी कल्चरिज्म, ठीक है, यानी बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है, इसको बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। तो ये कैसे बनता है, इस पे सवाल आ सकते हैं, या क्या चीज़ें हुई हैं इस पे सवाल आ सकते हैं। राइट नाउ अभी क्या पॉलिटिकल थ्योरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ है उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, या उसको हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अब जैसे मल्टीकल्चरलिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म एक पीजी लेवल का जो है वो टॉपिक है, पर इसे आपको क्या कहते हैं, इसे यूजी में नहीं पढ़ाया जाता, तो उसके बारे में हमें एक नया टॉपिक है तो उसे हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनटीए ने मतलब किया क्या है कि कुछ नए टॉपिक्स को भी ऐड ऑन कर दिया है आपके सिलेबस में, ठीक है। हर एक पेपर में, जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ही अगर लें तो कुछ ना कुछ आपके टॉपिक्स आपको मिलेंगे ही जिसमें कि इन्होंने ऐड ऑन किया है। तो आइए अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका रियलिज्म एंड उदारवाद, ठीक है। रियलिज्म की थ्योरी हैंस मॉर्गन्थो ने दी है। उदारवाद में कितने चरण हैं, क्या उसके सीक्वेंसेस हैं, क्या क्या उसके टाइप्स रहते हैं, वो हमें देखना है। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ठीक है, पहले हम सीधे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, शीत युद्ध, ठीक है, बट अब हमें इसके पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना है कि आखिर कौन कौन से देश इससे जुड़े हुए थे। एंड लास्ट ईयर सवाल आया था कोल्ड वॉर में सीक्वेंस जो है होते हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, यूक्रेन के साथ जो मतभेद हुआ वो कब हुआ, बर्लिन की दीवार कब गिरी, तो ये सारे सवाल जो हैं आपके पिछले साल पूछे जाएंगे। और जब भी आप शीत युद्ध की बात करेंगे तो घटनाओं का जो चक्र है उससे सवाल तो पक्का आने हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इनके प्रमुख नेता कौन हैं, कौन कौन से नेता है, इनके संस्थापक नेता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना ही किसने की, तो उसमें सबसे प्रमुख हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब आते हैं। उसके बाद कौन कौन से आपके जो नेता आते हैं, प्रमुख नेता जो इनके संस्थापक नेता हैं, उनकी बात आ जाएगी। आज के टाइम पीरियड में कुछ स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आज के टाइम पे हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। सार्क से लास्ट ईयर सवाल आया था कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई है, तो 1985, ठीक है। तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई है। सार्क जानते हैं किस लिए बना है, क्या उसके रीजंस हैं बनने के। अब यही चीज़ हमें जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो हमें ये चीज़ें ध्यान में देनी है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पीछे, क्या अभी तक उन्होंने काम किया है, और क्या आज के टाइम पीरियड में उनका कितना मेजर हमें एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वही आप नाम से ले लीजिए। एंड यूएनओ में क्या चीज़ें अभी चल रही हैं, क्या उनकी ट्रीटीज़ हुई हैं, उसके बारे में सम्मेलन उनके कहाँ कहाँ पे हुए हैं। आसियान के से भी ले लीजिए तो आसियान की स्थापना कब हुई है, यूरोपियन यूनियन कब स्थापित हुआ, एंड उसमें एक तरीके से यूरोपियन यूनियन में ही उन्होंने अपना इकोनॉमिक एक ब्रांच स्टार्ट किया था यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। जब उन्हें लगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहिए फुली तरीके से, तो एक अलग से उन्होंने एक संस्था बनाई थी यूरोपियन यूनियन के अंडर, तो उसके बारे में भी सवाल आपको आ सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इस साल आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विथ किसके साथ किया गया है, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए। इससे पहले हम लोग रशिया के बारे में पढ़ते थे, पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। मान लीजिए सवाल पूछ दिया आपको रशिया से, ठीक है, और यूएसएसआर भी लिख दिया गया है, ठीक है, ऑप्शंस में ही है, तो इसमें से आपको कंफ्यूजन हुआ है। लास्ट ईयर कई बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, जैसे कहा गया कि कोल्ड वॉर किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो हम सभी जानते हैं कि यूएसए एंड रशिया के बीच में, पर नहीं, जब हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कोल्ड वॉर है वो किसके साथ हुआ है, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में
आपका कोल्ड वॉर हुआ है, आपका रशिया के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। रशिया तो 1990 के बाद एक अलग सा हमें देश बन के मिला है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन से दूर रहिएगा। कई बच्चों को लगा लास्ट ईयर कि अरे हम तो सही मार के आए थे, यूएसए एंड रशिया के बीच ही तो कोल्ड वॉर हुआ था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उसकी जो क्लियरेंस है वो हमें ध्यान में देनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, ठीक है, अपने इंटरेस्टिंग पेपर के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर इस टॉपिक से, इस पूरे टॉपिक से 15 सवाल आए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ इसी पेपर से, ठीक है। अब इस पेपर में आपको पढ़ना क्या है? प्रस्तावना, प्रियम्बल, संविधान सभा का निर्माण, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे सवाल आए हैं, उसको हम लोग को डिफ़िकल्ट सवाल आए हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या क्या लॉज बन सकते हैं, किस तरीके से बनते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जॉइंट सेशंस कौन लेते हैं, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। एंड कैबिनेट, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, कैबिनेट जो है आपकी वो कैसे बनती है, उसको बनाने के पीछे क्या चीज़ रहती है और किसकी सलाह के थ्रू बनती है, तो कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर आपके प्रेसिडेंट की सलाह लेकर ही आपका कैबिनेट जो है, अपनी कैबिनेट वो बनाते हैं। और इसमें प्राइम मिनिस्टर की भूमिका क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, वहाँ से सवाल आएंगे। आपके प्रेसिडेंट जो हैं यानी राष्ट्रपति, वहाँ से सवाल आएंगे। इसको सही कर देते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति से सवाल आएंगे, उनके कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं। जैसे लास्ट ईयर कुछ सवाल आए थे, तो उन सवालों में क्या पूछा गया था, या उससे पहले जो सवाल आए थे वो क्या पूछे गए थे, तो वो बहुत ही कॉमन सवाल है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट में ये एक कॉमन सवाल आता है कि किसकी सलाह पे कैबिनेट बनती है, ठीक है, किससे सलाह प्राइम मिनिस्टर लेते हैं और क्यों ज़रूरी है या दे सकते हैं कि नहीं, ये स्टेटमेंट वाइज भी इसमें सवाल आ सकते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में कई ऐसे राइट्स हैं यानी जिनको कि लास्ट में जोड़ा गया है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है उसको जोड़ा गया है, तो इन सब में आपके सवाल उलझ के आएंगे आपके, तो उसके लिए हम लोग को फुली तैयार रखना है। मौलिक कर्तव्य, इनसे भी कुछ सवाल आ सकते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, हम राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, संशोधन, अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को, अमेंडमेंट्स जो है, इन टॉपिक को ध्यान में रख लीजिए। फर्स्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, सेकेंड अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, पर मोस्टली जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो क्यों हुआ था, 42nd अमेंडमेंट है वो कब हुआ था, एंड 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, एंड अभी राइट नाउ जो 101, 102, 103 एंड 104 जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन सभी के बारे में हमें नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि इससे सवाल पक्का आएंगे। ये वो टॉपिक है जिसको कि हमें रट जाना है, ठीक है। इसमें कहीं से अमेंडमेंट से सवाल आना बनता है, लास्ट ईयर भी आए हैं। राज्यपाल, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट में एंड ये सवाल आया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई है, तो कब हुई है बताइए, कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो पक्का बताएंगे। संघवाद, ये फेडरलिज्म जब बीएचयू का एग्जामिनेशन होता था, डीयू का एग्जामिनेशन होता था, जेएनयू का एग्जामिनेशन होता था, संघवाद से सवाल आना ही है, ठीक है। ये संघवाद ऐसा टॉपिक है जो कि कभी भी हट नहीं सकता, ठीक है, यहाँ से सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कि आपके आ जाएंगे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, नेशनल एंड रीजनल। अब इसमें क्या है, इसके कौन कौन से प्रमुख नेता हैं, इनके कब इनकी स्थापना हुई, कौन सी वो 5 नेशनल पार्टीज हैं, एंड कौन सी आपकी, ये देखिए ये ध्यान में देने वाली बात है, ठीक है।
क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जनरली होता है कि कभी नेशनल पार्टीज को बनने के लिए एक संख्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट संख्या होनी चाहिए, तभी आप नेशनल पार्टी कहलाएंगे। पर ये चेंज होती रहती है, ठीक है, ये संख्या चेंज होती रहती है और कई सारी पार्टीज जो नेशनल पार्टी बन जाती हैं, फिर जब उनकी संख्या कम हो जाती है तो वो नीचे आ जाती हैं। तो ये ध्यान में रखना है। ये कंफ्यूजिंग सवाल आ सकता है कि 4 पार्टियों का नाम दे देगा और बोलेगा कि इनमें से A, B, C यानी कोड वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके थ्रू कहेगा, NTA से पूछा जाएगा कि आखिर क्या इसमें चीज़ें, क्या कौन सी इसमें से नेशनल पार्टी है, कौन इसमें से नेशनल पार्टी नहीं है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। रीजनल पार्टीज़ में देखिए, रीजनल पार्टीज़ एक ऐसी पार्टीज़ हैं या ऐसा यहाँ से क्वेश्चन बनता है जिसमें कि जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम उन रीजनल पार्टीज़ जो भी अभी तक बनी हैं उन सभी का सीक्वेंस जो है वो याद कर लेंगे। देखिए, सीक्वेंस में पढ़ने का बहुत फ़ायदा रहता है, ठीक है। आपके सामने जो चीज़ें रहती है वो एक एक लेवल के साथ बनती रहती है। आप ये सिलेबस भी पढ़ रहे हैं तो उसको एक सीक्वेंस में ही जब याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। आपको पता रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ पढ़ी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी है। तो सीक्वेंस के थ्रू हम नेशनल एंड रीजनल पार्टीज जो हैं वो उसको पढ़ लेंगे। चुनाव आयोग से आपके सवाल आते हैं कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इस साल चेंज होते रहते हैं तो उसको भी हमको ध्यान में देना है। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। न्यायतंत्र, जुडिशरी हमेशा कुछ ना कुछ नए जो आप देखेंगे डिसीजंस लेती रहती है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम पीरियड पे हमारी जो जुडिशरी है, एग्ज़ाम्स हो रहे थे कोरोना के टाइम पीरियड में, तो स्टूडेंट्स ने मांग की कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हम लोग की फिक्र नहीं की जा रही है। तो जुडिशरी क्या करती है, हमारे सामने आकर क्या करती है, चीज़ों को हल करती है। तो उन्होंने उस टाइम पे जुडिशरी जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो एग्ज़ाम्स है वो नहीं होंगे और सभी यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें न्यायपालिका की जो भूमिका है और उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जो कैसे उनका चयन होता है राइट नाउ, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड गवर्नेंस राइट नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऐड किया गया है, कैसे गवर्न करना है, ठीक है। वी हैव ए गवर्नमेंट, हमारे पास सरकार है। सरकार चलाने के कई सारे तंत्र होते हैं, ठीक है। एक तो पेपर वर्क वाला होता है, एक होता है आपका डिजिटली। तो राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और हमने अपनी पूरी गवर्नेंस की जो चीज़ें हैं उसको क्या कही है, डिजिटलाइज कर दिया है। यानी कि अगर हम ट्रेन में हैं और कहीं पे कंप्लेन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आजकल हम लोग ट्वीट वाला सिस्टम अपना रहे हैं, तो ट्वीट कर देते हैं तो तुरंत शिकायत हमारी पहुंच जाती है। एक काफ़ी अच्छी घटना है कि कोई एक लड़की थी, उसकी सीट पे एक लड़का बैठ गया था, ठीक है, और वो बोल रहा था अंकल जी एज के थे, वो बोल रहे थे हम नहीं हटेंगे। तो वो लड़की बोलती है ठीक है भाई मत हटिए। उन्होंने क्या किया, ट्वीट कर दिया लड़की ने। अब नेक्स्ट स्टेशन में क्या हुई कि आ गए रेलवे बोर्ड के वाले और उन भाई साहब को उठा के लेके चले गए और वो बैठ के सीट पे बैठे हुए थे, सिगरेट पी रहे थे, तो फिर उनका तो पूरी तरीके से पत्ता कट ही गया। तो ये जो एक तरीके से गवर्नेंस क्या है, सरकार कितनी तेज़ी से काम कर रही है, सरकार कितनी तेज़ी से शिकायतें जो पॉलिसीज़ है वो कैसे पहुंचा रही है आप तक, तो ये होती है गवर्नेंस। इसी में आपको आएगा गुड गवर्नेंस। व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, आपका अगला जो टॉपिक है यानी जो पेपर है वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तुलनात्मक सरकार जो है वो किस तरीके से कार्य करती है, या तुलनात्मक सरकार की जब हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी सरकारें आएंगी, इंडिया आएगा और भी जो दूसरे देश हैं उसमें उनका भी कंपैरिजन हमें करना होगा। यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी करेंगे, तो आइए बात करते हैं हम लोग यूएसए। मेजर जो है यूके, आप इसमें रशिया को ले सकते हैं, आपका यहाँ पे फ्रांस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
इन जितने भी देश है इन सब की कंपैरेटिव स्टडी जब हम लोग करेंगे तो क्या करना क्या रहेगा हम लोगों को। फर्स्टली हम उनका पॉलिटिकल कल्चर समझेंगे, राजनीतिक संस्कृति। हर जगह की राजनीतिक संस्कृति डिफरेंट है, ठीक है, एक जैसी नहीं है। हम यहाँ पे साड़ी पहनते, सूट पहनते, कहीं और पे एक तरीके से सब लोग जीन्स टॉप भी वहाँ के लिए नॉर्मल है, यहाँ पे जीन्स टॉप पहन लो और क्या पहन रखा है, ठीक है, इस टाइप का स्टेटमेंट निकलता है इंडिया में। वो भी हमारी दादी नानी जो है वो ओल्ड जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो लोग निकालते हैं, ठीक है, गुस्सा मत होइएगा कोई, ठीक है। तो इस तरीके से जो संस्कृति होती है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, श्राद्ध किया जाता है, या हमारी हिंदू सभ्यता में सनातन धर्म में क्या किया जाता है कि हम चिता को अग्नि दिया जाता है, चिता को अग्नि पुत्र ही देगा। वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में क्या होती है चीज़ें, उसी तरीके से हमारे क्या कहते हैं पॉलिटिकल एरेना में कैसे लोग हैं, लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, वोटिंग बिहेवियर कैसा है, क्या लोग उतने अवेयर हैं कि वो लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स का पूरी तरीके से उसका लाभ उठाते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें राजनीतिक संस्कृति में पढ़नी होगी। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो इन सभी कंट्रीज़ में, यूएसए, यूके, रशिया, हर जगह, इवन सॉरी मैं इसमें चाइना ऐड करना भूल गई, ठीक है, चाइना जो है, ठीक है, चाइना पे किस तरह की, चाइना के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे एक दलीय प्रणाली चलती है, ठीक है, यूएसए एंड यूके, यहाँ पे 2 दलीय है, यहाँ पे भी 2 दलीय है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, क्या उनका भूमिका क्या है, एंड उस तरीके से कैसे उन्होंने अपना पूरे तरीके से वहाँ का सिस्टम कैसा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्टोरल सिस्टम, चुनाव प्रणाली। अब वहाँ पे चुनाव प्रणाली कैसे होती है, क्या उसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है। जैसे हमारे यहाँ ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है, पहले बैलेट पेपर पे होता था, तो वहाँ पे कैसे होता है, किस तरीके से वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अप्रोचेज एंड मॉडल्स, दृष्टिकोण और मॉडल जो है उसमें आपका आएगा बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो आपका आता है, यानी व्यवहारवाद, संरचनात्मक, प्रकारात्मक जो अप्रोचेस हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो मॉडल्स हैं वो पढ़ेंगे। इसमें ही आपका आ जाएगा एलीट सिस्टम, लास्ट ईयर आया था, तो हमको एलीट सिस्टम भी देखना है, यानी जो धनी वर्ग रहते हैं, धनी वर्ग वो कैसे कार्य करते हैं या क्या क्या उनकी भूमिका रहती है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। जैसे हम सभी जानते हैं कि मोदी जब से बने हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी वो पीएम बने हैं, तब से हम सभी लोग बोलते हैं कि अरे जियो के साथ उनका टैचअप है, उनका पूरी तरीके से वो जियो जो है वो उनका खर्चा चला रही है, उनके चुनाव का पूरा खर्चा चलाती है। तो एक अंबानी की जब हम बात करते हैं, मुकेश अंबानी की, तो वो एक एलीट है, ठीक है, इंडिया के मद्देनज़र एक एलीट है। एंड वैसे ही एलीट सिस्टम का बाकी देशों में क्या प्रभाव है उसको भी हमें देखना है, उसमें किस किस थिंकर्स ने अपनी कौन कौन सी थ्योरी दी है उसको भी देखेंगे। अब इसी संस्कृतियों की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में आता है टाइप्स ऑफ रेजिम्स, ठीक है, व्यवस्थाओं के प्रकार। व्यवस्था किस चीज़ के, ठीक है, व्यवस्था किस चीज़ की आ जाएंगी। आइए बात करते हैं व्यवस्था क्या होती है। व्यवस्था आपकी कहाँ पर डेमोक्रेसी है, कहाँ पे आपका टेरेनी है, कहाँ पे कौन सी राजनीतिक प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में हमें पूरी तरीके से इसमें पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ रेजिम्स में यही चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे इंडिया में चलती है डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में चलती है, क्या चलता है वहाँ पे इस्लाम धर्म के अनुसार ही चलता है, यानी वहाँ पे रिलीजियस जो सिस्टम है वो चलता है, वो लोग कुरान को फॉलो करते हैं पूरी तरीके से। यूके में कौन सा सिस्टम चलता है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी वहाँ पे कैसा वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, वहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, ठीक है, यानी संवैधानिक राजतंत्र
राजतंत्र जो है वो चलता है। वहाँ पे एक संविधानिक सरकार तो है, संविधान तो है, संविधान के तरीके से सारे काम होता है, पर वहाँ पे राजतंत्र भी साथ साथ में चलता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका आते हैं पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में लोक नीतियाँ। तो लोक नीतियाँ क्या होती हैं? पहला सवाल तो यही आ जाता है, क्योंकि पहले लोक नीतियाँ क्या थे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट था। राइट नाउ एनटीए ने क्या किया है कि इसको अलग से ऐड ऑन कर दिया है। तो लोक नीतियों में आपका आएगा मॉडल, प्रक्रिया, प्रकार। अब मॉडल, प्रक्रिया एंड प्रकार में आप देखिए तो मॉडल्स में किस किस टाइप्स के मॉडल्स हैं जिसके थ्रू लोक नीतियाँ बनाई गई हैं और कैसे वो सामने आई हैं, प्रोसेस में कैसे वो लागू हो रही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए नरेगा हो गया, मनरेगा हो गया, सर्व शिक्षा अभियान की जो पॉलिसी आई थी, पोलियो ड्रॉप की जो पॉलिसी आई है, एंड अभी टीबी मुक्त भारत की जो बात चल रही है। ठीक है, तो ये सब पॉलिसीज जो बनती हैं ये किसके लिए बनती हैं? लोगों के लिए बनती हैं। किसके लिए? पब्लिक के लिए बनती हैं, ताकि उनका बेनिफिट हो और जो लोग इसको जो हाई कॉस्ट जो मेडिसिन है उसको नहीं कैप्चर कर सकते, हाई एजुकेशन जो नहीं पा सकते, उनके लिए एक सामान्य एजुकेशन या शिक्षा व्यवस्था हम लोग बना सकें। ठीक है, तो वो कहाँ तक, वो कैसे उन तक पहुँचेगी? ठीक है, ये होती है प्रक्रिया। टाइप्स, अब उसमें भी प्रकार आ जाते हैं कि कुछ जैसे कि आप देखेंगे जो नरेगा है वो अलग किया जाएगा। ठीक है, वो किस टाइप में आएगा। कुछ ऐसे इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो अलग आएंगी। कुछ पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे जिससे कि लोग अवेयर हो कि वोटिंग बिहेवियर कैसे, वोट कैसे करना है, या उससे वोटिंग बिहेवियर हमारा पूरे जो सोसाइटी का है वो चेंज होगा। तो ये हमें देखना है। अब आपका पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, जिसमें मोस्टली हर एक आधी से ज़्यादा चीज़ें हर स्टूडेंट ने पढ़ी होगी यहाँ पॉलिटिकल साइंस में। अब जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या होता है? सामसायिक प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब आज के टाइम पीरियड में जो करंट टॉपिक है। जैसे कि कल तक हम लोग आईफोन 1 यूज़ कर रहे थे, फिर आईफोन 2 आया, 3 आया, 4 आया। आज 2023 में हम आईफोन 14 लेके चल रहे हैं। हम टैब की जगह एप्पल का टैब लेना चाहते हैं। आज के टाइम पे हम 4G से 5G पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक करंट एरेना चल रहा है। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में आज के टाइम पीरियड में क्या चल रहा है उसके बारे में, जैसे ग्लोबल जस्टिस है, वैश्विक न्याय है। ठीक है, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है फिर से, क्योंकि जब यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर हो रहा है उसमें जब हम यूएन की भूमिका जो देखते हैं वो काफ़ी बहुत ही सुस्त है। तो वहाँ पे क्या है कि हमें एक ग्लोबल जस्टिस जो है वो हमें आ जाता है। फिर यहाँ पे एक और आता है साउथ बैटल। ठीक है, यानी नॉर्थ साउथ बैटल। ठीक है, नॉर्थ साउथ बैटल। ठीक है, नॉर्थ साउथ बैटल क्या है? नॉर्थ साउथ बैटल में होता क्या है कि नॉर्थ में आपकी जो कंट्रीज है, यूएसए, यूके जो है वो सभी काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज है। साउथ में आपकी एशिया की जो जितनी भी कंट्रीज आ जाती है, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, या भूटान आ जाते हैं, और भी कई सारी, मलेशिया हो गई, इन सब जो कंट्रीज आती हैं, श्रीलंका आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गए, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि आपका जनरली ये एक बैटल चलता है, क्योंकि वो सभी कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड हो चुकी हैं। अब वो क्या करती हैं कि हमसे कोई ज़्यादा मजबूत ना हो जाए, इनका उन्हें डर हमेशा सताता रहता है। तो इसके लिए वो हमेशा क्या करते हैं, साउथ की जो कंट्रीज़ है, जो एशिया की कंट्रीज़ है, उन्हें हमेशा दबाने का प्रयास करती है। अब ये एक बैटल बन के उभरता है। कोई भी एक मुद्दा आता है, चाहे वो जस्टिस का मुद्दा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पर बात हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लास में। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे आ जाता है वैश्विक न्याय में आपका टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म का मुद्दा आ जाता है आपका, इसे कहते हैं आतंकवाद, जिसे हम कहते हैं आतंकवाद। ठीक है,
आज के टाइम पीरियड में आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिससे कि पूरी दुनिया परेशान है, ठीक है। हर जगह आतंकवादियों ने अपना गुट बना रखा है, कहीं पर भी कुछ हमले हो जाते हैं। तो इस मामले में कौन सी वो कंट्रीज़ है जो कि इन मुद्दों पे सपोर्ट कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज़ नहीं कर रही हैं, कौन इन पे बातचीत कर रहा है या कौन नहीं कर रहा, वो सभी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। पर ज़रूरी क्या है कि इस पे बातचीत हो, ठीक है। और वो कहाँ पे होगा, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे होगा, और वो किसके थ्रू होगा, थ्रू ग्लोबल जस्टिस, ठीक है। ग्लोबली जिन चीज़ों से हम लोग इफेक्टिव है उन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं नेशनलिज्म की, ठीक है। राष्ट्रवाद हर जगह उभरा हुआ है, हर जगह अलग अलग तरीके से उभरा है। राष्ट्रवाद की नीति आज की नहीं बल्कि प्राचीन समय से चली आ रही है। चाहे वो आप देखें यूके में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट ऑन हुआ, इंग्लैंड में कैसे हुआ, एंड सबसे बड़ा हमारे पास जो एग्जाम्पल है यूएसए में राष्ट्रवाद कैसे स्टार्ट हुआ, फ्रांस में कैसे हुआ, एंड इंडिया को भी हम देखते हैं तो इंडिया में नेशनलिज्म का राइज कैसे होता है कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में। आज भी नेशनलिज्म किस तरीके से बढ़ा है और आज भी लोग क्या उस पर अपने व्यूज़ रखते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। नेशनलिज्म पे कई ऐसे थिंकर्स हैं जो कि अपनी किताबें लिखी हैं, जैसे पार्था चैटर्जी हो गए, तो उनके बारे में उनकी बुक्स जो है वो हम लोग को याद करके रखनी होगी। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है। पहले ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक सब टॉपिक हुआ करता था, पर अभी इसे अलग कर दिया गया है। इसमें हम जितनी भी कन्वेंशंस हुए हैं, जितनी ट्रीटीज़ हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, एजेंडा 21 हो गया, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है एंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेन पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे पेपर की, और पेपर के साथ साथ उसकी बुक्स की। हमारे पास सिलेबस हो गया है, हम सिलेबस पढ़ चुके, पर अब हम उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बुक्स बता देती हूँ जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं, या आप में से कई सारे लोगों के पास होंगी भी बुक्स, ठीक है। उसमें से पहली बुक है ओपी गौवा की, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए आप ओपी गौवा की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, बाइलिंगुअल है ये दोनों बुक्स, हिंदी में भी है, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आती है। ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ठीक है, ये भी आएगी। हेवुड की भी बुक आ चुकी है एक्चुअली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बाइलिंगुअल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए भी आपको ओपी गौवा पढ़नी है। पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गौवा। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं। उसमें एक बेनिफिट है एम लक्ष्मीकांत की बुक में कि लास्ट में क्या होता है कि कुछ MCQ है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एंड्रयू हेवुड की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक बुक आती है महेंद्र कुमार की, हिंदी में आती है, आप लोग ये हिंदी के लिए महेंद्र कुमार की बुक, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं पूरी तरीके से। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए JC जोहरी, ये इंग्लिश में आप लोग लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे मत लीजिएगा। CB गेना, ये हिंदी में आएगी तो उसको पढ़ लीजिए। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बाद आपका आता है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, भारत में लोक नीतियाँ। ये जनरली आपको इसको ORF की साइट से आप पढ़ सकते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जिसका नाम है। एंड इसके कुछ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये साइट जो है आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। एंड इसके साथ कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स, ठीक है, और उसी के साथ कुछ नोट्स जो कि आप करंट अफेयर की क्लास से बना सकते हैं, जो कि सुबह सूरज सर लेते हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं। अब जनरल इश्यूज इन कंटेम्प्रेरी रिलेशन, इसके लिए भी आपको ORF की साइट, कुछ आर्टिकल्स हैं, या जब आप हम लोग की क्लास ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पे हम आपको जो स्पेसिफिक जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब रुकिए जाइए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है एक, ठीक है, डू सेलेक्टिव रीडिंग एंड नोट मेकिंग। पूरी किताब नहीं पढ़नी है, प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। सिर्फ आपका टॉपिक है, जैसे प्लेटो है
ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की जब आप बुक देखेंगे तो ओपी गॉबा में और भी कई एक्स्ट्रा थिंकर्स दिए हैं। तो सिर्फ आपको प्लेटो पढ़ना है, जॉन रॉल्स पढ़ना है, मार्क्स पढ़ना है, हॉब्स लॉक रूसो पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में आ रहा है बस उसकी भी थोड़ी थोड़ी हम लोग स्टडी करेंगे। एक्स्ट्रा स्टडी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। अपने पर्सनल लेवल पे ज़्यादा अपना बोझ मत उठाइएगा। राइट नाउ एंट्रेंस एग्जाम में जितना कम आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कम और अच्छा क्वालिटेटिव आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की जब हम बात करें तो एग्ज़ाम का मोड क्या है, ऑनलाइन इन सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका फुल पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड की एक खासियत भी है कि अगर आपका गलत क्वेश्चन हो जा रहा है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं मिटा के एक क्लिक से, एंड फिर जब आप कोई आपको जो लगे कि कोई दूसरा ऑप्शन सही है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। फुल जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड होगा। टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में ये पूरा जो आपका 100 क्वेश्चंस है वो डिवाइडेड रहेगा। पार्ट ए से आपका आएगा 25 क्वेश्चंस जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड हिंदी, ये सभी चीज़ें रहेंगी। इनका एक मिक्सचर होगा 25 क्वेश्चंस। अब पार्ट बी की जब हम बात करें तो इसमें 75 क्वेश्चंस आपके मेन सब्जेक्ट से होंगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री लीजिए। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको कितना स्कोर करना रहेगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप मोस्टली अगर मेरे हिसाब से अगर देखें तो अगर आप 100 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें 70 क्वेश्चंस अगर आप करके आ रहे हैं तो आपका जेएनयू, बीएचयू, डीयू जो यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, उसमें पक्का होगा, ठीक है। उसको लिख के ले लीजिए कि वो पक्का होगा अगर वो पूरे 70 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आ रहे हैं तब, ठीक है। टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 400 है, ठीक है, 400 फुल मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस पे 400 मार्क्स है, यानी करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1। अगर कोई भी सवाल आप गलत कर रहे हैं तो वो सवाल भी गलत होगा और वहाँ पे -1 की एक मार्किंग आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। एक और सवाल आता है कि मैम पॉलिटिकल साइंस जेएनयू में क्या होता था, पॉलिटिकल साइंस आईआर और आईआरएम के जो अलग से क्या कहते हैं पेपर होंगे, बिल्कुल नहीं। जो भी सिलेक्शन होगा वो इसी सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू ही आपके जो जेएनयू में अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, आईआर के जो सिलेबस के चलते हैं, वो उनका जो सिलेक्शन होगा वो इसी के थ्रू होगा, अलग से नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल वे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वे है, सब लोग बोल रहे हैं ये बुक्स पढ़ो वो सब पढ़ो, वो कुछ भी नहीं करना है आपको। सेम ओल्ड क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का पेपर है वो करना है। इसके साथ जो आपका जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट ये डेफिनेटली है, ये आपका रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर भी मैंने अपने बच्चों से कहा था कि आप अगर 60 अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आप 70 आपके मेन एग्ज़ाम में आएंगे। ये हमेशा होता है कि जितना आपका मॉक टेस्ट में आता है उससे एक्स्ट्रा ही आपका हमेशा आपके एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में आएगा। देन सिलेबस रट जाइए, ठीक है, रीड इट, रीड करते रहिए पूरा सिलेबस, रोज़ तो पक्का देखिए, ठीक है, कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं कंप्लीट हुआ, क्या चीज़ें हुई, ये सोचे बिना सिर्फ हमें ये देखना है कि हम ये नया टॉपिक जो है उसको पढ़ें, वो इंटरेस्टिंग जो है उस लिहाज से पढ़े तो होगा। स्टडी मटेरियल, बल्कि बुक्स में सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में करना क्या है, आपको फुली सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। सेलेक्टिव रीडिंग जो कि मैं बोल चुकी हूं, जैसे कुछ ब्रैकेट्स हैं, साइड में कुछ पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो वो आप बुक से ले सकते हैं। अदरवाइज जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसको फॉलो अप कीजिए। यूजी के टाइम पीरियड में फुली तरीके से आप सभी बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे तो उसको प्रेफर कीजिए। अदरवाइज जो क्वालिटेटिव कंटेंट है उसकी तरफ जाइए, बेस्ट बुक पढ़िए और पूरी आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। करंट अफेयर ऑफ आईआर,
IR के अरेना में 1 ईयर का फुल आपको 1 साल का जितना भी करंट अरेना में जो चीज़ें हो रही है, जैसे G20 का उस टाइम पे चल रहा है, तो क्या सबमिट्स हो रहे हैं, क्या उसमें थीम क्या है, क्या चीज़ें सेलेक्ट होंगी, तो वो सभी एकदम से ध्यान रखिए, ठीक है। क्या चेंजेस आए हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, अभी नया IR में क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या जो USA में हो रहा है या यूक्रेन में क्या हो रहा है, या कहाँ पे कौन सी जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम लोग लेके चलेंगे या उसको आप लोगों को ध्यान देना है। अब इम्पॉर्टेंट सजेशंस, कई बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट सजेशंस मैं दे देती हूँ। राजेश मिश्रा की एक बुक आती है, अगर इसको आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं तो इनफ है, वो हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए ये इनफ है, ये फुली इनफ है ये बुक। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, ठीक है। हाँ, पार्ट A के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। देन यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, जो कि मैंने कहा ना क्वेश्चंस के लिए आपको यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसको आप फॉलो अप कीजिए। 1 ईयर पॉलिटिकल करंट अफेयर्स जो हैं उसको आप लेके चलिए, जहाँ पे भी पॉलिटिकली जो चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकली जो चीज़ें बनाई जा रही हैं या आपको प्रोवाइड हो रही हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया से लेके इंटरनेशनल एरा में भी जो हो रहा है, वो सभी चीज़ें आपको फॉलो अप करनी है। देन अमेंडमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स। अमेंडमेंट्स में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं आपके राइट नाउ 101, 102, 103, 104 जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो रट जाइए। OBC पे अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, EWS पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनका अमेंडमेंट कौन सा है, GST का बिल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लागू हुआ है, किस ईयर हुआ है या किस ईयर डिमोनेटाइजेशन लगा, तो ये सभी चीज़ें, ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है इसको आप लोगों को रटना है। तो करंट अफेयर के लिए आप सिंपली जो है, सर की सुबह क्लास होती है, सूरज सर की, वो काफ़ी अच्छा बताते हैं। सर की क्लासेस मैं भी फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भी देखिए, क्योंकि सर काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ें बता देते हैं। तो उसके लिए जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। देन न्यूली क्रिएटेड लॉज या पॉलिसी जो होगी, कोई भी नई पॉलिसी है या कोई भी नई चीज़ें बन रही है, तो उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे हमारा जो PPT है वो ख़त्म होता है। और अभी भी कई बच्चों का कुछ सवाल होगा कि मैम क्या चीज़ें हैं, ये नहीं समझ में आया या वो चीज़ नहीं समझ में आई, या कुछ भी अगर बुक से रिलेटेड है या नोट से रिलेटेड है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ हम लोग का कोर्स लॉन्च हो चुका है मालवी एकेडमी के थ्रू, और वो जो है वो ऐप के थ्रू आपको एनरोल होना होगा। एंड उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। फुली हमारी टीम आपसे ज़रूर मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो CUET PG पॉलिटिकल साइंस क्रैक करना चाहते हैं, तैयार हो जाइए सिंपल एंड ईजी वे से, जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे, सिंपल वे टू क्रैक CUET PG एग्ज़ाम। फुली तरीके से आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपको सिंपल वे से बिना कोई बोझ लिए अपनी सोच को बना के मजबूत करके ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन कहूँगी, डर के कभी भी हम रुक नहीं सकते, डर के कभी भी हम रुक नहीं सकते। हमारे हौसलों से ही तो बुलंदियों का पहाड़ बनता है, हमारे हौसलों से ही बुलंदियों का पहाड़ बनता है। चाहे डर हमें कितना डराए, हमें जीत का शिखर पार करना है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद। जल्द से जल्द हमारे कोर्स से एनरोल हों और हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो क्लासेस में मिलते हैं आप सभी से बच्चों। थैंक यू सो मच।